राधे राधे भाइयों। सबसे पहले एडवांस में आपको और आपके परिवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैं जारी रखते हुए आज जो चर्चा करूंगा साथियों, वो चर्चा करूंगा भारत में गरीबी के कारण, या साथियों ऐसे कह सकते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। मित्रों, जैसा कि हमने जो लास्ट लेक्चर थे उनमें पढ़ा था कि गरीबी का कोई एक आयाम नहीं होता, इसके एक से अधिक क्या होते हैं, आयाम होते हैं। या मैं ऐसे कहूं कि गरीबी का कोई एक कारण नहीं है, गरीबी अनेक कारणों का एक क्या था दोस्तों, संयुक्त परिणाम था, जिसके बारे में हमने पीछे के लेक्चरों में देखा था। आज साथियों मैं उन्हीं कारणों के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे कि हमारे देश में गरीबी के कारण क्या हैं। तो प्यारे लाडलो, अगर हमसे क्वेश्चन पुटअप करने वाला कहे कि भारत में गरीबी के क्या कारण है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं। भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं दोस्तों, जिसमें मैं सबसे पहले कारण की बात करूं तो साथियों सबसे पहला जो कारण होगा वो होगा सामाजिक कारण। ऐसे क्वेश्चन साथियों हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करते हैं, हमारी तर्क शक्ति पर डिपेंड करते हैं। साथियों जरूरी नहीं होता कि जो किताब में लिखा है वैसा ही हम लिखें। हमारे देश में जो गरीबी का कारण है, वो पहला कारण मैंने कौन सा बताया आपको, सामाजिक कारण। जब सामाजिक कारण में हम बात करें तो साथियों हमारे देश की जो प्राचीन परंपरा है, ये परंपरा भी कहीं ना कहीं हमारे लिए किसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों, हमारी गरीबी के लिए। मैं ऐसे तो नहीं कहता कि परंपराएं बुरी चीज होती हैं, इनके नेगेटिव परिणाम होते हैं, लेकिन साथियों हमारी गरीबी के लिए कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, हमारे देश की परंपरा भी क्या है, उत्तरदायी है। ऐसा क्यों कहा मैंने?
क्योंकि मेरे भाइयों, हमारे देश में जन्म पर, मृत्यु पर और शादी विवाह जो होते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाते हैं। हमारे देश में चली आ रही परंपराओं को निभाने के लिए हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज दोस्तों अपनी आय का अधिकांश भाग जन्म पर खर्च कर देते हैं, मृत्यु भोज में खर्च कर देते हैं और साथियों विवाह में, जिसके कारण हमारे देश का किसान, हमारे देश का व्यक्ति कर्ज के बोझ में दब जाते हैं और वो अपने जीवन का अधिकांश भाग इस कर्ज को चुकाने में ही क्या कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं। इसलिए मेरे साथियों, जो हमारे देश में गरीबी है, उस गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, सामाजिक कारण भी है। आपने हमारे समाज में ऐसा तो देखा ही होगा जो अधिकांश माँ बाप होते हैं, अधिकांश गार्जियंस होते हैं, वो एक लड़के की चाह में अनेक लड़कियां पैदा करते हैं। चाहे साथियों लड़कियां 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएं, लेकिन तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं, तब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता। क्या आपने ऐसा भी देखा है हमारे समाज में कि एक माँ बाप जिसके 4, 5 या 6 बेटे हों, फिर भी वो पुत्री की इच्छा में लगातार बेटे पैदा करता जा रहा है, वो चाहता है कि एक पुत्री उसे हो? ऐसा नहीं देखा होगा आप। अगर आपने देखा भी है तो ऐसे व्यक्ति अपवाद स्वरूप मिलते हैं साथियों, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी, हमारे समाज की परंपरा ऐसी है कि हमारा समाज इस बात को हमसे बार बार रिपीट करते हैं कि एक परिवार को चलाने में एक लड़का ही कैसा होता है, सर्वाधिक उपयोगी होता है, या मैं कह सकता हूँ कि एक परिवार को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है, लड़के की होती है, ना कि लड़की की। इसलिए साथियों अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए वो लड़के की चाह में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। और किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि वहाँ की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों। जब भी साथियों हम अपने देश की किसी भी कमी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि एक कॉमन पॉइंट होगा। जनसंख्या वृद्धि क्या होगा दोस्तों, एक कॉमन पॉइंट होगा। बिकॉज दैट, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या वृद्धि ही एक देश की अधिकांश परिस्थितियों के लिए क्या होती है, जिम्मेदार। क्या समझे भाई लोगों आप? क्वेश्चन था हमारा दोस्तों कि हमारे देश में गरीबी के कारण क्या है। मैंने पहला कारण आपको बताया कि सामाजिक कारण है, और सामाजिक कारण में हमने किसके बारे में अध्ययन करना है, किसके बारे में लिखना है दोस्तों, कि हमारे देश की जो प्राचीन परंपराएं हैं वो हमारे देश की गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। क्यों उत्तरदायी हैं? क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया है
जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आय का अधिकांश भाग किस पर, जन्म दिवस पर, मृत्यु भोज में और विवाह उत्सवों में क्या कर देता है, खर्च कर देता है, जिसके कारण हमारे देश का किसान, हमारे देश का व्यक्ति, हमारे देश का समाज एक गरीबी के दुष्चक्र में फंसता हुआ चला जाता है और उस दुष्चक्र से निकलने के लिए वो जीवन पर्यंत क्या करता रहता है, प्रयास, लेकिन वो निकल नहीं पाता, जिसके कारण हमारे देश में गरीबी आज बरकरार बनी हुई है। जैसा कि साथियों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमारे देश में सन 2011-12 के अनुसार जो गरीबी थी दोस्तों 21.92% थी। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग, 21.92%। साथियों मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि 1/4 या 25% भाग आज भी हमारे देश का क्या है, गरीब है। ये किसने कहा दोस्तों, किसने कहा इस बात को, सुरेश तेंदुलकर ने कहा। जबकि सी रंगराजन जो समिति थी उसने तो हमारे देश में जो गरीबी की आबादी बताई दोस्तों, कितनी बताई, 29.5। किसके अकॉर्डिंग, 2011-12 के अनुसार। सुरेश तेंदुलकर ने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या का 21.92% भाग गरीब है, जबकि सी रंगराजन समिति ने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 29.5% भाग गरीब है। सबके लिए उत्तरदायी कारण क्या है दोस्तों, हमारे समाज में प्रचलित कुछ परंपराएं। फिर मैं दोहराना चाहूंगा दोस्तों, परंपराएं, जरूरी नहीं होता कि सभी परंपराएं गलत हो। हमें अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परंपरा, अपने देश की रीति रिवाजों की कदर करनी चाहिए। लेकिन साथियों मैं ऐसा कहने से कतराऊंगा नहीं कि ऐसी परंपराएं जो हमारे देश को गरीब बनाती हों, हमारे देश के लिए हानिकारक हों, ऐसी परंपराओं को त्याग देना कोई बुरी बात नहीं है। आगे मैंने इसमें एक पॉइंट को जोड़ा था दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को। जनसंख्या वृद्धि कैसे देश के लिए गरीबी के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि मैंने कहा कि दोस्तों हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की रीति रिवाज है, उसमें एक साइकोलॉजी ये भी बनी हुई है कि एक परिवार को चलाने में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है, एक लड़के की होती है, ना कि लड़की की। इसलिए लड़के की चाह में जनसंख्या वृद्धि को क्या मिलता है दोस्तों, बढ़ावा मिलता है। हमारे समाज में हमने 2-4-5 उदाहरण ऐसे देखे होंगे कि जिनकी 4-5-7 लड़कियां हैं, उसके पश्चात वो लड़के की चाह में और उनकी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। आगे साथियों मैं बात करूं कौन से कारण की, आर्थिक कारणों की। सेकंड पॉइंट है दोस्तों सामाजिक कारण। सामाजिक नहीं साथियों, आर्थिक कारण। भाई लोगों, हमारे देश की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का अधिकांश भाग आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है दोस्तों। गौर फरमाइए साथियों,
मैंने कहा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है इस देश की जनसंख्या का कौन सा भाग दोस्तों, अधिकांश भाग किसका शिकार है दोस्तों, आर्थिक पिछड़ेपन का। क्या मैंने गलत कहा? बिल्कुल नहीं कहा। जब दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, किस पर दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब हमारे देश का आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है तो सीधी सी बात है दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग अपनी शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा निवेश नहीं कर पाएगा, और ना ही अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निवेश कर पाएगा। करता है, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं करता, शिक्षा के लिए भी निवेश करता है, स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं है। सीधा सा फंडा है दोस्तों। मैंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या आज भी आर्थिक रूप से कैसा है, पिछड़ेपन का शिकार है, जिसके कारण हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग अपनी शिक्षा पर, अपने स्वास्थ्य पर अधिक धन निवेश नहीं कर पाता। जब अधिक धन निवेश नहीं कर पाता दोस्तों, तो इनकी गुणवत्ता कैसी बनी रहेगी, निम्न। किसका शिकार हो जाते हैं दोस्तों ये लोग, निम्न गुणवत्ता का शिकार हो जाते हैं। और जब निम्न गुणवत्ता का शिकार हो गए तो इन्हें आय भी कैसी मिलेगी दोस्तों, आय का स्तर भी कैसा होगा इनका, निम्न होगा। जब आय का स्तर इनका निम्न है तो साथियों क्या ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। बताइए क्या मैंने गलत कहा? मैंने कहा साथियों कि जो आर्थिक कारण है उन आर्थिक कारणों में मैंने कहा आपको कि हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है। जब आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है तो साथियों सीधी सी बात है, वो अपनी शिक्षा पर, अपने स्वास्थ्य पर अधिक निवेश नहीं कर पाएगा। तो जब अधिक निवेश नहीं कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर, तो क्या उनकी गुणवत्ता बनेगी, नहीं बनेगी। उनकी गुणवत्ता सीधी सी बात है निम्न रहेगी। और जब गुणवत्ता निम्न रहेगी तो उनकी आय का स्तर भी कैसा रहेगा, निम्न। जब आय का स्तर उनका निम्न है तो क्या वो उस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। क्या समझ में आया आपको? ऐसा ही एक उदाहरण दोस्तों हम कृषि पर ले सकते हैं। हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस पे निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। आज की बात कर लें, स्वतंत्रता के समय की बात कर लें, आज भी लगभग हमारे देश की जनसंख्या का 50% भाग कृषि पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहे। यही स्तर कभी 72% हुआ करता था। लेकिन साथियों हमारे देश में जो कृषि है, इस कृषि की उत्पादकता निम्न बनी हुई है। क्यों बनी हुई है दोस्तों? हमारे पास संसाधनों का अभाव है, और संसाधनों की पूर्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, आर्थिक स्तर की आवश्यकता है। हमारे देश की कृषि एक अच्छा उत्पादन नहीं कर पाती, उसका कारण क्या दोस्तों? संसाधनों की कमी, संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव क्यों है दोस्तों? संसाधनों को उपयोग में लेने के लिए हमें क्षमता नहीं है। हम कह सकते हैं हमारे पास वो तकनीक नहीं है जिसके कारण हम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।
या संसाधनों का कम मात्रा में उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके, जिसके कारण हमारे देश का किसान कैसा बना हुआ है, गरीब बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करना चाहूंगा भाइयों। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा दोस्तों, गरीबी दुष्चक्र की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? बताएंगे आप लोग? किसके द्वारा की गई दोस्तों? रैगनार नर्क्से के द्वारा। गरीबी की संकल्पना को प्रस्तुत करने वाले, गरीबी के दुष्चक्र को प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, कौन थे? रैगनार नर्क्से। इन्होंने कहा दोस्तों, गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी क्या है दोस्तों? गरीबी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखें साथियों, तो ये क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि में आता है। एक क्वेश्चन करने वाला उनसे कहेगा कि गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना प्रस्तुत किसने की दोस्तों? उत्तर होगा रैगनार नर्क्से ने की। हमसे क्वेश्चन करने वाला ऐसे भी कह सकता है कि रैगनार नर्क्से ने गरीबी के बारे में क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा कि गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। अर्थात इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि वो पहले से गरीब है। व्यक्ति के गरीब होने का कारण क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वो पहले से गरीब है। किसने कहा इस बात को? रैगनार नर्क्से ने कहा। आगे साथियों, मैं अगले कारण पर चर्चा करूंगा और वो कारण है तीसरा कारण भाइयों, राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण को समझने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूं मेरे भाइयों, राजनीतिक कारण कि हमारे देश की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे देश की
भीषण गरीबी के लिए क्या मानी जाती है? उत्तरदायी। इस कथन को कैसे स्पष्ट करेंगे भाइयों? क्वेश्चन करने वाले के बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो हमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत की इच्छा शक्ति, भारत की भीष्म गरीबी के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। इस पंक्ति को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देगा, कहेगा कि इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कैसे कर पाएंगे स्पष्ट दोस्तों? क्योंकि मेरे भाइयों, हमारी सरकार ने हमारे देश की गरीबी को मिटाने के लिए, कम करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। अगर वो प्रयास किए भी गए तो वो प्रॉपर नहीं किए गए। उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी रही है? कमजोर रही है दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों हमारे देश की 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इस 5वीं पंचवर्षीय योजना से पहले हमारे देश की सरकार के द्वारा गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी निवारण के लिए कोई विशेष योजना संचालित नहीं की थी। अगर गरीबी मिटाने के लिए योजनाएं संचालित की भी गई तो मेरे भाइयों, वो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसकी प्रबलता के अभाव में जो योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई थी, वो योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि हमारे देश की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी है दोस्तों? कमजोर है, या उसमें कुछ खामियां हैं, या मैं कह सकता हूं कि दोस्तों उसमें भ्रष्टाचार का अभाव होने के कारण, अभाव नहीं होने के कारण, भ्रष्टाचार होने के कारण हमारे देश की जो गरीब जनसंख्या है, उस जनसंख्या तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। जब गरीब लोगों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता तो क्या उन योजनाओं का हमारे देश की जनसंख्या की गरीबी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सब किसके कारण हो रहे हैं? राजनीतिक कारणों की वजह से। ऐसे ही साथियों, मैं एक चौथे कारण के बारे में बात करूं, और चौथा कारण है अन्य कारण। चौथा कारण दोस्तों अन्य कारण। अन्य कारण में मेरे भाइयों हम बहुत सारे कारणों को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे देश में शिक्षा का निम्न स्तर, आगे मैं बात करूं उद्यमी प्रवृत्तियों का अभाव, आगे मैं बात करूं भाइयों रोजगार परक तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, आगे मैं बात करूं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, आगे और भी मैं बात करूं मेरे भाइयों पूंजी का अभाव,
और भी आप बात कर लें, तकनीकों का अभाव, संसाधनों की कमी, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं मेरे भाइयों जो हमारे देश की गरीबी को क्या करते हो, स्पष्ट करते हो। आगे मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो चर्चा करूँगा भारत में गरीबी के उपाय क्या हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? हमारे देश की गरीबी के लिए उत्तरदायी कारण पैसे तो अनेक है, लेकिन इनको शॉर्ट करने के लिए मेरे भाइयों अगर इनका विस्तार से अध्ययन किया जाए तो बहुत बड़े होंगे। इनका संक्षिप्त में अध्ययन करने के लिए इन्हें 4 कैटेगरी में विभाजित कर दिया। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और चौथा कारण हो गया मेरे भाइयों अन्य कारण। आगे मैं बात करूंगा कि हमारे देश में गरीबी के क्या उपाय कह सकते हैं, गरीबी को कैसे रोका जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? गरीबी निवारण के उपाय। भाई लोगों हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही चर्चा, गरीबी निवारण के उपाय, और इसके मेरे साथियों अनेक या निम्न उपाय हो सकते हैं। अनेक और निम्न उपायों में पहला जो उपाय है वो पहला उपाय शिक्षा के स्तर में वृद्धि। इनके बारे में मैं संक्षिप्त में ही चर्चा करूंगा साथियों। अगर लाडलो तुम लोगों ने भारत में गरीबी के कारणों को अच्छे से समझा है तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग भारत में गरीबी निवारण के उपाय जो हैं इनका भी एक बहुत अच्छे तरीके से बखूबी रूप से क्या दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। पहला कारण क्या है? शिक्षा के स्तर में वृद्धि। जितनी भी मेरे भाई लोगों हमारे सामने समस्याएं हैं, इन समस्याओं की मूल जो जड़ें वो है शिक्षा का निम्न स्तर। जिसके कारण मेरे भाई मेरे बहनों जो व्यक्ति होते हैं वो अपने सामर्थ्य को या मैं कहूँ उन लाभों से वंचित रह जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने चाहिए। हमारे देश में अधिकांश जो समस्याएं, उन समस्याओं की जो मूल जड़ है वो मूल जड़ क्या है मेरे भाइयों? शिक्षा का निम्न स्तर। जिसके कारण व्यक्ति अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता और वो एक ऐसी साइकोलॉजी बना लेता है कि हमारे तो भाग में ऐसा ही लिखा है, हम गरीब थे और गरीब ही रहेंगे। वो आखिर प्रयास नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो शैक्षणिक स्तर है वो कैसा है? निम्न है। तो साथियों मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि अगर हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे सभी वर्गों का शैक्षणिक स्तर सुधारा जाए तो कॉन्फिडेंसली जो हमारे देश की गरीबी है, पॉवर्टी है, उस पॉवर्टी में क्या देखी जाएगी? कमी।
इट इज़ ओके। मैंने कहा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का अधिकांश भाग अशिक्षित होने के कारण, या मैं कहूँ कि उनका शैक्षणिक स्तर निम्न होने के कारण वो अपने सामर्थ्य उन संसाधनों का अच्छी या भली भांति प्रयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, वो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। मेरे भाई और बहनों, बेरोजगारी होती है, इस बेरोजगारी का और मेरे भाई लोगों हमारे देश की गरीबी का एक बहुत गहनतम संबंध होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि हमारे देश की जो गरीबी है उस गरीबी का संबंध पूरी तरह से किससे होता है? हमारे देश की बेरोजगारी से। तो ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि गरीबी और बेरोजगारी का एक संबंध जो होते हैं वो एक ऐसा संबंध होते हैं कि जब तक दोस्तों बेरोजगारी रहेगी तब तक गरीबी रहेगी। जिस दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी उस दिन गरीबी भी क्या हो जाएगी? खत्म। तो हमारे देश की गरीबी को मिटाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बेरोजगारी को खत्म करना होगा, या रोजगार के अवसरों में क्या करनी होगी? वृद्धि। क्या समझे आप? तीसरे में कारण की बात करूं भाई, तो तीसरा कारण होगा परंपराओं पर नियंत्रण। या साथियों मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमारे देश की जो कुप्रथाएं हैं, कुप्रथाओं पर क्या किया जाए? नियंत्रण। जैसा कि मैंने कहा मेरे भाइयों की परंपराएं सभी बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं, ऐसी रीति रिवाज जो हमारे लिए पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव होते हैं, ऐसी परंपराओं पर हमें नियंत्रण करना कैसा है? आवश्यक। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश जो आय हमारे देश की जनसंख्या की वो जन्मदिन पर, मृत्यु भोज में और मेरे भाइयों विवाह जैसे उत्सवों में क्या कर दी जाती है? खर्च कर दी जाती है, जिसके कारण हमारे देश की जनसंख्या कर्ज तले दबती चली जाती है, जो किसका शिकार हो जाती है आगे जाके? गरीबी दुष्चक्र का। ऐसा ही चौथा कारण मैं बात करूं मेरे भाई लोगों, तो वो होगा जनसंख्या पर नियंत्रण। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, हमें कम संसाधनों का दोहन करना पड़ेगा, हमारी कम आवश्यकताएं होंगी। उन कम आवश्यकताओं को हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से पूरा कर सकते हैं। लेकिन साथियों जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, और आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो दोस्तों हमारे सामने अनेक समस्याएं क्या हो जाएंगी? पैदा हो जाएंगी। विश्व में हमारा देश, जैसा कि आप जानते होंगे, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। हमारे देश की जनसंख्या विश्व में चीन के बाद कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। हमारे देश की जनसंख्या
की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है विश्व में, दूसरा स्थान आता है, पहले स्थान पे कौन है, चीन। तो भाई लोगों, जनसंख्या पर भी क्या रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न और जो बनेगा साथियों, वो तुम्हारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा। वो हमसे जो उपायों के संदर्भ में जो पूछेगा, वो कैसे भी पूछ सकता है कि हम कौन से ऐसे उपाय करें जिसकी वजह से हमारे देश की गरीबी क्या की जा सके, समाप्त की जा सके। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब हम अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो अच्छा साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ साथियों विदा लेते हैं। आगे आपका साथी एक नए टॉपिक के साथ मुखातिब होगा, और वो नया टॉपिक होगा बेरोजगारी।